हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो इसके पहले के वीडियो में हमने आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया था, डेफिनेशन बताई थी और कुछ प्रीपोजिशन भी बताए थे आपको। एबव है, ओवर है, अंडर है, बीनीथ है, कुछ बताया था। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम कुछ प्रीपोजिशन से संबंधित रूल्स देखेंगे जिस पर बेस्ड एरर और स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे। कुछ जो आपको कुछ हो सकता है इसमें मालूम भी हो, आपको जो नहीं भी मालूम होंगे वो आपके बहुत काम के होंगे, एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ है, पिछले वीडियो अगर आपने ना देखे हों ज़रूर देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना, अगर सीक्वेंस से चलती है, हम सीक्वेंस से अगर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जिसे कहते हैं क्रमबद्ध तरीके से अगर हम पढ़ते हैं, तो सफलता के चांस तभी ज़्यादा हैं। सिस्टमेटिकली आप पढ़ाई करिए। तो अब हम क्या, इस वीडियो में हम आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड रूल्स बता रहे हैं। शेयर करिएगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी मेहनत भी कामयाब हो और दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसका लाभ मिले। तो चलिए शुरू करेंगे। देखिए, पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1। रूल नंबर क्या है, ए प्रीपोजिशन इज़ यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट। खूब हमने आपको समझाया है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग जो होता है, उसके बाद जो शब्द यूज़ होता है वो शब्द उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अपवाद है जिसे एक्सेप्शन कहते हैं, और अपवाद ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि समटाइम इट इज़ प्लेस्ड द फॉलोइंग केसेस। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि प्रीपोजिशन कब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं, देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इन द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है, कब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो उसकी पहली शर्त क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अंडरस्टूड। जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रश्नवाचक प्रोनाउन में की बात है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं होता है। अब जैसे उदाहरण से समझिए, उदाहरण है, टू हुम आर यू टॉकिंग। क्या लिखा है, टू हुम आर यू टॉकिंग या हु आर यू टॉकिंग टू। ये दोनों उदाहरणों को देखिए। इसमें हु आर यू टॉकिंग टू, इसमें है, नेक्स्ट है हु हुम आर यू टॉकिंग टू। तो देखिए, इसमें ये वाक्य जो है ना, ये टू हुम आर यू टॉकिंग, ये इनकरेक्ट है। ठीक, हमने आपको बताया कि जब ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड हो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, तो प्रीपोजिशन लास्ट में लगेगा। जैसे ये लिखा हुआ है, हु आर यू टॉकिंग टू, किसके बारे में बात कर रहे हो। ये सेंटेंस हो सकता है एरर भी दे दें, हु आर यू टॉकिंग टू ये होगा, या आपको लिखना भी है तो इस लिखेंगे हुम आर यू टॉकिंग टू, किससे बात कर रहे हो और किसके बारे में बात कर रहे हो। प्रीपोजिशन का प्रयोग हमने बताया, जैसे आपको वाक्य के अंत में होगा। कब होगा, जब आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। ठीक, और लास्ट में होगा। ये आपका गलत है, टू हुम आर यू हु आर यू टॉकिंग टू ये सही है, और हुम किससे बात कर रहे हो, किसके विषय में बात कर रहे हो। हाँ, ये दोनों, ये वाक्य है ना, हु आर यू लिखा है, टॉकिंग टू, हुम आर यू टॉकिंग टू, किससे बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो। जैसे इस वाक्य में है, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, ये भी गलत हो गया। हमने बताया ना लास्ट में होगा, जब ये व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये वाक्य सही होगा। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। लास्ट में आपको लगाना है प्रीपोजिशन का वर्ब के बाद में। ठीक, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है। अब इस सेंटेंस को देखिए, फॉर व्हाट आर यू लुकिंग, ये भी गलत हो जाएगा आपका। क्यों क्यों गलत होगा, फॉर, इसका सही होगा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ये होगा। ठीक, प्रीपोजिशन का प्रयोग शुरुआत में नहीं होगा, जैसे इन वाक्यों में हुआ है, ये शुरुआत में नहीं होगा। कैसे हुआ शुरुआत में, शुरुआत में देखिए टू लग गया, टू हुम लग गया। ठीक, और इसमें क्या लग गया, इसमें जैसे आपको लग गया फॉर व्हाट लग गया, फॉर व्हाट आर यू टॉक वेटिंग नहीं होगा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर लास्ट में लगेगा। ठीक, ये चीज़ है, इसको रूल को नोट कर लीजिएगा। जो है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इन द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अंडरस्टूड। ठीक, जब अंडरस्टूड हो तो आप लास्ट में लगाएंगे। क्या होगा, हुम आर यू टॉकिंग टू, और ये तो गलत हो गया है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। चलिए, नेक्स्ट रूल है,
नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन, जब ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन का हो वो क्या हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो। जैसे 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 होगा, जैसे दिस इज़ द बुक फॉर दैट आई हैव बीन लुकिंग, ये भी गलत हो जाएगा। ये दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अगर हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो क्या है, तब भी लास्ट में करेंगे। दिस इज़ द बुक, देखिए दैट लग गया। आई हैव बीन लुकिंग फॉर, इसमें भी प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्ब के बाद करेंगे। जैसे दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दैट शी ऑलवेज टॉक्स, अब टॉक्स के बाद ऑफ लगेगा, जैसे इसमें गलत हो गया है, टॉक्स के बाद ऑफ लगेगा। ठीक, वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए वर्ब के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। ठीक, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है इन वाक्यों में। देखिए रूल नंबर 3 नोट करिए। क्या है रूल नंबर 3? व्हेन एन इन्फिनिटिव क्वालिफाइज ए नाउन, जब इन्फिनिटिव जो होता है टू प्लस वर्ब वी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो क्वालिफाई करता है नाउन को, तो उस स्थिति में क्या होता है, द प्रीपोजिशन शुड बी प्लेस इन्फिनिटिव, मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है यदि, इसमें बताया गया रूल में कि टू के बाद आपका यदि इन्फिनिटिव नाउन को क्वालिफाई करेगा तो आपको लास्ट में ज़रूरत है तो प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। अब जैसे ये जो वाक्य हैं ये सब एग्ज़ाम में आते रहते हैं, आ चुके हैं, तो इनको कायदे समझिए। इट इज़ नॉट ए सेफ प्लेस, ये सुरक्षित जगह नहीं है, टू लिव इन, लास्ट में इन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ इन्फिनिटिव टू है, क्वालिफाई कर रहा है किसको, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो आपको अर्थ पूरा करने के लिए वाक्य के अर्थ के मुताबिक लिव इन होगा। इट इज़ नॉट ए सेफ प्लेस टू लिव इन, अब सही हुआ ये वाक्य। दूसरा है ही गेव मी ए पेन टू राइट, इसमें टू किसको क्वालिफाई कर रहा है, टू क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, तो अब आपको राइट के बाद क्या लिखना पड़ेगा, राइट विद लिखना पड़ेगा। अब इसमें ही गेव मी मनी टू स्पेंड, इस वाक्य में ज़रूरत नहीं है, इस वाक्य में प्रीपोजिशन कोई ज़रूरत नहीं है, और ये वाक्य है सही, ही गेव मी मनी, उसने मुझे पैसा दिया टू स्पेंड, खर्च करने के लिए दिया। लेकिन ऊपर वाले जो वाक्य हैं, जैसे इट इज़ नॉट ए सेफ प्लेस टू लिव इन, या ही गेव मी ए पेन टू राइट विद, प्लीज़ गिव मी ए पेपर टू राइट ऑन, तो समझ रहे हैं आप, यहाँ इन लग रहा है और यहाँ विद लग रहा है। अब वाक्य के अर्थ के मुताबिक क्यों लग रहा है, क्योंकि टू का प्रयोग है और टू क्वालिफाई कर रहा है नाउन को ना, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लगा है। चलिए अच्छा, अगला रूल देखेंगे प्रीपोजिशन का, और क्या है नेक्स्ट रूल जो है, ये भी प्रीपोजिशन का इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए एज ए रूल नो प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब, निम्नलिखित जो क्रियाएं हम बता रहे हैं इन क्रियाओं के बाद कोई भी प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में 100% एक वाक्य जरूर मिलेगा ऐसा। अगर ये वाक्य एक्टिव वॉइस में प्रयोग होते हैं तो ये भी कंडीशन है, एक्टिव वॉइस में प्रयोग होते हैं ये शब्द, जो ये शब्द लिखे हुए हैं एक्टिव वॉइस में अगर ये प्रयोग होंगे तो इनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन आपको प्रयोग नहीं करना है, आप इनको ध्यान कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, हम टिक करते जा रहे हैं, ठीक है। इनके बाद आपको क्या करना है, नो प्रीपोजिशन, ये नो प्रीपोजिशन वाले शब्द हैं अगर ये एक्टिव वॉइस में आ जाते हैं, ठीक, पैसिव वॉइस में नहीं आने चाहिए, ये है। तो कौन कौन से वो शब्द हैं अब देख भी लीजिए, हम पढ़ भी देते हैं आपके लिए। ये आपके शब्द हैं, ये वर्ड हैं आपका स्ट्रेस, एम्फसाइज, डिस्कस, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, कंसीडर, वायलेट, डिमांड, रिजेंबल शकल मिलना, परवेड, प्रीसीड, सक्सीड, रीड, रिज़ाइन त्यागपत्र देना, अटैक इन्वेड आक्रमण करना, रेजिस्ट मना करना, एंटर, एस्च्यू बिफाल डायरेक्ट, ज्वाइन, साइन, अफेक्ट, इंश्योर, बोल्ड, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा,
ठीक। रिजेंबल के बाद नहीं लगेगा, रिजेंबल चेहरा मिलना, एवेट जो आते रहते हैं इसमें, ठीक। इसमें सब तो आपको जैसे ना याद हो पाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पे है कि बात अगर हम कहें तो इसमें कौन आता है, देखिए स्ट्रेस आ जाता है, ठीक। स्ट्रेस के बाद नहीं लगाना है, समझ लीजिएगा। एम्फसाइज भी आ जाता है, डिस्कस भी आता है, ठीक। इन्वेस्टिगेट, ये चार ऊपर के इंपॉर्टेंट है। कंप्राइज भी आता है, कंसीडर तो जैसे ज़्यादा नहीं आता है मान लीजिए, और रिजेंबल आ जाता है, ठीक। और क्या, रिजाइन आ सकता है, अटैक है, इन्वेड है, ये आ सकते हैं, रेजिस्ट है, कम इंटर वाले तो बहुत परीक्षाओं में आया भी है, अफेक्ट है, साइन है, साइन है, और डिस्क्राइब है। तो इन ये सारे शब्द हैं, आप इनके बाद नहीं प्रयोग करेंगे किसका, प्रीपोजिशन का। चलिए कुछ अब उदाहरण भी दिए हुए हैं, उदाहरणों को भी समझ लें। क्या है उदाहरण, एग्जाम्पल देखेंगे। द टीचर एम्फसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। टीचर ने जोर दिया कि जीवन में अनुशासन की आवश्यकता है, अनुशासन होना जरूरी है। अब क्या, अब कैसे करेंगे, तो हमने बताया एम्फसाइज्ड ऑन नहीं होगा, एक्टिव वॉइस में प्रयोग होने पर कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं करना है। अगला है आई हैव ऑर्डर्ड फॉर हिज ट्रांसफ़र। ऑर्डर है, लिया था हमने, वाक्य ऑर्डर भी ऊपर आया है, इसीलिए कह रहे हैं इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको थोड़ा सा लिख लीजिए, एक दो बार याद कर लीजिए। ऑर्डर के बाद फॉर नहीं लिखना है, ठीक। ये सभी वाक्य दो शर्त बातें हमने बताई। सबसे पहली बात तो ये एक्टिव वॉइस में होने चाहिए, ये किस में होने चाहिए, एक्टिव वॉइस में होने चाहिए। और दूसरी बात आपको हम बता रहे हैं कि ये सभी वाक्य वर्ब फॉर्म में होने चाहिए, किसमें, वर्ब फॉर्म में, ठीक। ही गेव ऑर्डर फॉर कॉफ़ी, ये तो सही है, ही गेव ऑर्डर फॉर कॉफ़ी, लेकिन ऑर्डर का प्रयोग अगर हम वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो फॉर नहीं लगेगा। अच्छा अगला देखिए, आई शैल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम विद हिम। देखिए डिस्कस आया है, अबाउट नहीं होगा, डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगेगा। और ये तो फेवरेट वाक्य है एग्जाम में, सोनी रिजेंबल्स विद हर मदर। सोनी चेहरे में, रिजेंबल माने चेहरे में समानता होना, एक जैसा होना। टेक आफ्टर एक वर्ड है, हम आपको बता रहे हैं, टेक आफ्टर, नोट कर लीजिए, 6 शब्द हैं, याद हो गया तो आ गया तो हम आपको बता दे रहे हैं। टेक आफ्टर का मतलब होता है चेहरा मिलना, एक जैसा तो जुड़वा होते हैं कुछ लोग, या भाई नहीं भी जुड़वा होते हैं तो दो भाई बहनों की शक्ल या भाई भाई की शक्ल आपस में मिलती है, तो इसको कहते हैं रिजेंबल, रिजेंबल, अच्छा वर्ड है। लुक लाइक जिसे कहते हो आप। अगला क्या है, अगला है कुछ और दिए हैं, आवर कॉलेज कंप्राइजेस ऑफ, कंप्राइज साथ ऑफ नहीं लगाना है, आपको ड्रॉप करना है यहाँ पर, क्या, ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ। इंडिया नेवर हैज, अगला देखिए, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड, अटैक के बाद नहीं लेना है, लेकिन अगर अटैक का प्रयोग नाउन के रूप में करें तो ऑन लग जाएगा, ठीक। वर्ब के रूप में हुआ है, एक्टिव वॉइस में हुआ है, नहीं करेंगे। अगला है सी प्रॉमिस टू ए कंपनी विद मी, ए कंपनी के साथ विद नहीं लगेगा। और क्या है, कमिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगेगा। और क्या करना है इसमें, तो उम्मीद है आपने ये वर्ड नोट भी किए होंगे, इतना समझ में आया होगा आपको। चलिए थोड़े से और रूल्स हैं, इनको भी हम देखेंगे। क्या है, क्या है रूल्स, वो रूल्स ये है कि ओमिशन ऑफ टू, टू हट जाना है, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होता है ना, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन के रूप में बताया गया है। तो ये विद वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन, जो ऐसी क्रियाएं जो कम्युनिकेट में काम आती हैं, आपस की बातचीत में, वार्तालाप में काम आती हैं, ठीक। तो बिफोर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले फिर हम प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे है आस्क है, बेग है, कमांड है, इनकरेज है, रिक्वेस्ट है, इन्फॉर्म है, ऑर्डर है, अर्ज है, ठीक। अब जैसे अब एडवाइस है, एडवाइस का के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हटाना है, ठीक। कमांड वाली वर्ब जो हमने बताया था ना आपको कम्युनिकेशन वाली हैं, भाई एडवाइस करते हैं तो कम्युनिकेट तो करते हैं, तो इसमें आप टू नहीं लगाएंगे। अब इन्फॉर्म किया तो कम्युनिकेट किया, टू नहीं लगेंगे। इंक्वायर किया, ये सही है, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, इंक्वायर पर बात ऑफ लग जाएगा, ये अपवाद है, ठीक। चलिए और प्रोनाउन संबंधी अगला रूल देखेंगे, क्या है, अगला रूल है यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन रिलेशन टू इट्स ऑब्जेक्ट। देखेंगे, देखिए कुछ, देखिए नेक्स्ट रूल में क्या है, नेक्स्ट रूल में है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, कब नहीं होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के केसेस में
वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, इसके विषय में भी हम विस्तार से बताएंगे आपको। क्या अगर पूछते हैं तो क्रिया से प्रश्न तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, किसको मिलेंगे पूछते हैं तो इनडायरेक्ट। चलिए, ये है ब्रिंग है, गिव है, लेंड है, ये ऐसे शब्द हैं जो दो दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लेते हैं। ठीक है, कि दो भी यूज़ कर सकते हैं आप, एक ही भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें रीड है, कोस्ट है, दो तो इसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे। तो अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो आपको टू नहीं लगाना है। जैसे एक सेंटेंस इधर देख लीजिए, जैसे आई शैल फेच यू बुक्स फ्रॉम मार्केट। इसमें क्या है, आई शैल फेच यू बुक फ्रॉम मार्केट, इस तरह से आप लिख सकते हैं, या इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई शैल फेच बुक्स फॉर यू। ठीक, बुक्स फॉर यू। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू के बाद किसी का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी तरह है, नेक्स्ट है क्या है, हर फादर लेफ्ट लार्ज प्रॉपर्टी टू हिम, या हर फादर लेफ्ट हिम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम है, हिम के बाद कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग करने का मतलब नहीं हुआ है। ठीक, अब इस वाक्य में और करके जो दिया है ये है हर, इसमें जो ऑब्जेक्ट का क्रम है वो बदल गया है, तो इसमें हुआ है टू का प्रयोग। ठीक, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। इस स्लाइड में कम ही एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, तो हम आपको इस संबंधी रियल रूल नहीं बता पा रहे हैं। फिलहाल आप नोट ये कर लीजिएगा कि ब्रिंग, गिव, लेंड, इनके बाद अगर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो सभी विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कुछ आपने इससे सीखा होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट रूल्स हमने आपको बताए आप नोट कर लीजिए, ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि जिसे कहते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा रूल का जब कलेक्शन हो जाएगा ना तो आप इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तभी तो ये फाउंडेशन की क्लास शुरू की गई है। एकदम से आप MCQ लगाने लगें और सब सही करने लगें तो उसको पहले समझना होगा ना कि उसमें कोई सेंटेंस है क्यों सही है, तो गलत है तो क्यों गलत है। तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव स्टडी भी करिए, जिससे ये है कि आप बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं। प्रीपोजिशन का ये दूसरा पार्ट था। ठीक, एक पार्ट हमने आपको बताया है, इसका हम दो के साथ तीसरा पार्ट भी लाएंगे। आप वेट करिए पार्ट का और देखिएगा पुराने हमारे वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा। बस आप शेयर करते रहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं सीखना चाहते हैं इंग्लिश, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।